नमस्कार, मैं डॉक्टर सन्मुख नागनाथ मुच्छट्टे, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय, उमरगा, जिला उस्मानाबाद। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के मुख्य प्रश्न पत्र क्रमांक 11 और मुख्य प्रश्न पत्र का नाम है साहित्य शास्त्र 1 और सत्र पंचम सत्र। तो प्रस्तुत प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में साहित्य के तत्व एक पाठ हमारे विश्वविद्यालय ने बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के अध्ययन के लिए रखा हुआ है। तो उसका आज मैं आपके सम्मुख उसका विवेचन विश्लेषण करने जा रहा हूँ। साहित्य में अनेक तत्वों का समावेश होता है, जैसे कि शब्द हैं, अर्थ है, अभिव्यक्ति हैं, रस हैं, आनंद है, अनुभूति है, विचार हैं, कला हैं आदि। इन सभी तत्वों को एकत्रित करने के बाद इनमें से 4 तत्व उभर कर सामने आते हैं, जो कि साहित्य के प्रमुख तत्व कहलाते हैं। सबसे पहला तत्व है भाव तत्व, दूसरा तत्व है कल्पना तत्व, तीसरा तत्व है बुद्धि या विचार तत्व और चौथा तत्व है शैली तत्व। इसके बगैर साहित्य का सृजन या साहित्य का निर्माण हो ही नहीं पाता। अब हम लोग इन एक एक मुद्दों का विवेचन विश्लेषण देखेंगे। सबसे पहला मुद्दा है भाव तत्व। ये साहित्य का सबसे प्रमुख तत्व है। इसे साहित्य का प्रकट रूप भी कहा जाता है। भावों के कारण ही कल्पना का जन्म होता है, क्योंकि ये भाव ही मनुष्य के मन के भीतर कल्पना का जन्म करते हैं, मतलब कल्पना का निर्माण करते हैं। ये भाव कवि और पाठक के मन में संस्कार रूप में विद्यमान होते हैं। जैसे कि मिट्टी में जिस प्रकार से गंध होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भाव होते ही हैं और इनका अनुभव मनुष्य को एक विशिष्ट परिस्थिति में होता है। कवि अपने भावों को जिस प्रकार या जितने प्रभावशाली ढंग से वो पाठकों के सम्मुख अभिव्यक्त करता है, ठीक उसी प्रकार या ठीक उतनी ही प्रभावशालीता से या प्रभावशाली ढंग से वो भाव पाठक के मन में भी निर्माण होते हैं। इन भावनाओं की अनुभूति से पाठक को एक प्रकार का आनंद मिलता है। शब्द, अर्थ और कल्पना के द्वारा भावों को साकार किया जाता है, क्योंकि ये भाव साकार करने के लिए शब्द आवश्यक है, अर्थ आवश्यक है और कल्पना का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बगैर भावों को हम लोग साकार रूप में या उसको वास्तविक रूप में हम लोग प्रकट नहीं कर सकते। भाव तत्व का काव्य में जो प्रभाव होता है वह सहज और गहरा होता है। प्रत्येक रचना के अंदर भाव होते ही हैं और वे जो भाव होते हैं वे भाव अत्यधिक सहज होते हैं और गहरे होते हैं। और इस भाव तत्व के महत्व के कारण ही गीति काव्य और लोकगीत अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि गीति काव्य और लोकगीत इन दोनों में भावों का अत्यधिक सहजता से अभिव्यक्तिकरण होता है और इसीलिए भावनाओं के इस चित्रण में पाठक के हृदय का परिष्कार होता है और इसीलिए काव्य में भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य के मन में भावनाओं का समुद्र विद्यमान रहता है, जिसमें हिलोरें उठती रहती हैं और फिर इन्हीं को कवि क्या करता है, अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। भरत मुनि ने भावनाओं को स्थायी भाव और संचारी भाव इन दोनों के रूपों में उन्होंने विभाजित किया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इसे इमोशन या सेंटिमेंट कहा गया है। इस प्रकार भाव तत्व ये साहित्य का सबसे प्रमुख तत्व है। इसके बगैर साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक रचना के मूल में कोई न कोई भाव होता ही है। उसी भाव का उद्घाटन कवि या रचनाकार अपनी उस रचना में करता है। इसलिए भाव ये साहित्य का सबसे प्रमुख तत्व है। उसके बगैर साहित्य का सृजन या साहित्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। दूसरा मुद्दा है कल्पना तत्व। कल्पना एक कलाकार की अर्थात सृजनकार कवि उसकी ये मानसिक सृजन शक्ति होती है।
कल्पना जो होती है, कलाकार, कवि, इनकी क्या होती है? मानसिक सृजन शक्ति होती है। क्योंकि कल्पना का जो कार्य है वह कार्य है रूप की सृष्टि करना। रूप की सृष्टि करना यही कल्पना का कार्य है। और फिर निराकार भावों, वस्तुओं और घटनाओं को साकार करने का काम ये कल्पना करती है। क्योंकि इसी कल्पना के आधार पर रचनाकार क्या करता है? निराकार भावों, वस्तु और घटनाओं को इसमें वह क्या करता है? सजीवता भर देता है और फिर उसको एक अच्छे रूप में वह पाठकों के सम्मुख लाने का प्रयास करता है। सौंदर्य का विन्यास और संतुलन ये भी एक कल्पना का महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि कल्पना के द्वारा ही सौंदर्य जो है वह उद्घाटित हो जाता है। कवि कल्पना के द्वारा ही बिंबों का निर्माण करता है, जिससे भाव सजीव होते हैं और उसकी जो भी रचना होती है वो प्रभावशाली बनती है। जीवन में प्राप्त जो अनुभव होते हैं, जो ज्ञान होता है और जो सत्य होता है, इसको कवि क्या करता है? कल्पना के द्वारा उसको एक साकार रूप प्रदान करता है। मन के अमूर्त एवं सूक्ष्म भाव को कल्पना के द्वारा कवि अपनी रचना में चित्रित करता है, जिससे भाव जो है वह अधिक प्रभावशाली बनते हैं। कवि की जो मुख्य शक्ति होती है वो कल्पना ही होती है। क्योंकि कल्पना सृष्टि के कारण ही कवि क्या करता है कि औरों के सुख दुखों को जब वो व्यक्त करता है अपनी रचना में, तब उन सुख दुखों को पढ़ने के बाद पाठकों को वह सुख दुख जो है वह दूसरों के सुख दुख नहीं लगते, बल्कि वे सुख दुख उनको अपने स्वयं के लगने लगते हैं। और ये सब हो जाता है कल्पना के द्वारा ही। कल्पना ये सदैव आनंददायक होती है। इसीलिए सत्य की तुलना में काल्पनिक सत्य अधिक आकर्षक लगता है। इसीलिए काव्य में कल्पना तत्व का होना या कल्पना तत्व का महत्व सदैव रहा है। तीसरा जो मुद्दा है वह है बुद्धि तत्व या विचार तत्व। बुद्धि या विचार तत्व इस साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा तत्व माना जाता है। क्योंकि इसी तत्व के कारण काव्य में औचित्य का निर्वाह होता है। औचित्य का निर्वाह होता है काव्य में। काव्य में आने वाले जो भाव तथा कल्पना जो होते हैं उनका संयोजन विचार पूर्वक करना अत्यधिक आवश्यक होता है कवि के लिए। नहीं तो फिर पूरा जो मामला है वो बिगड़ने की संभावना होती है। कथा संगठन हो, चरित्र चित्रण हो, भाव निरूपण हो, इन सब के संयोजन में विचार की जो आवश्यकता होती है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। घटनाओं का चयन और संगठन करते समय विचार तत्व की ही सहायता कवि लेता है। और इसीलिए महाकाव्यों में कार्यावस्थाओं, अर्थ प्रकृतियों और संधियों का निर्वाह होना आवश्यक माना जाता है। भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए भी विचार तत्व की अत्यधिक आवश्यकता होती है। साथ ही काव्य के अन्य अंगों के संयोजन में भी विचार तत्व का महत्व अत्यधिक होता है। जिन रचनाकारों के वर्णन में विचार तत्व का निर्वाह होता है वे सफल रचनाकार बनते हैं। और आधुनिक काल में कुछ रचनाकारों ने भावों की तुलना में विचारों को अधिक महत्व देना प्रारंभ किया है, परंतु बुद्धि तत्व के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बिना साहित्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है। चौथा मुद्दा है शैली तत्व। अभिव्यक्ति की पद्धति को शैली कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी शैली होती है, अपना अपना ढंग होता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक रचनाकार की भी अपनी अपनी शैली होती है। उसी शैली के द्वारा रचनाकार क्या करता है? अपनी रचना को पाठकों के सम्मुख लाने का प्रयास करता है। रचनाकार अपनी अनुभूति को
रचनाकार अपनी अनुभूति को जिस पद्धति एवं जिस रूप में वो पाठकों के सम्मुख प्रकट करता है उसे ही शैली कहा जाता है। प्रत्येक रचनाकार की, जैसे मैंने अभी अभी कहा, प्रत्येक रचनाकार की अपनी अपनी शैली होती है। ठीक उसी प्रकार से या ठीक उसी आधार पर वह अपनी रचना को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। शैली के अंतर्गत भाषा, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब आदि सभी काव्य उपकरण उसके अंतर्गत आते हैं। और फिर इस सामग्री के सहारे रचनाकार अपनी भावनाओं को विशिष्ट रूप में ढालता है। सब मतलब क्या करता है, जब रचनाकार के मन में जो भी भाव उमड़ते हैं उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए वह सब मतलब इन उपरोक्त सारी बातों को, भाषा, छंद, अलंकार, फिर प्रतीक, बिंब, इन सभी उपकरणों के आधार पर वह क्या करता है, अपनी भावनाओं को वह विशिष्ट रूप में ढालता है। मतलब एक प्रकार से शैली ये जो है ये काव्य का शरीर ही है। जिस प्रकार से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा हो रहती है, ठीक उसी प्रकार से अच्छी रचना में एक अच्छी शैली निवास करती है। इसीलिए अन्य तत्वों के समान शैली को भी साहित्य के तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। शब्दों का चयन और उसका विशिष्ट प्रयोग अर्थ में नवीनता लाता है और वह उस शैली को अत्यधिक प्रभावशाली भी बनाता है। अलंकारों का शब्दगत चमत्कार हो, वृत्तियों और छंदों का प्रयोग हो आदि के कारण शब्द रचना में एक प्रकार की गति निर्माण हो जाती है, एक प्रकार का लय निर्माण हो जाता है। और फिर ये जो गति होती है वो भावों की प्रेरक होती हैं, भावों की प्रेरक होती हैं और ये सारी बातें कविता को रमणीय बना देती है, कविता को अत्यधिक सुंदर बना देती है। जो भी पढ़ने वाला, जो पाठक होता है, उस रचना को वो काफ़ी मनपूर्वक, काफ़ी सूक्ष्मता से उसका वो पठन करता है, उस पर अपने जो भी हैं चिंतन मनन वो सब कुछ करते रहता है। अतः ये जो शैली है, ये शैली साहित्य के लिए या कविता के लिए या साहित्य या कविता को प्रकट करने के लिए ये शैली अत्यधिक आवश्यक है और इसके बिना साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसीलिए शैली को साहित्य का अनिवार्य तत्व माना गया है। उपरोक्त ये जो भी चार जो तत्व है साहित्य के, इस सारे तत्व साहित्य के अनिवार्य तत्व है, क्योंकि इसके बिना साहित्य का निर्माण ही नहीं होता। क्योंकि ये सारे जो हैं वो साहित्य के या काव्य के अवयव हैं। इसमें से एक भी यदि नहीं रहा तो साहित्य का निर्माण हो नहीं सकता। क्योंकि साहित्य का निर्माण होने के लिए ये सारी बातें, ये चार बातें होना अत्यधिक आवश्यक है। उसके बगैर रचना निर्माण नहीं होती और इसीलिए इन चारों तत्वों को साहित्य के प्रमुख अवयव माना गया है और इन्हीं तत्वों के कारण साहित्य में एक प्रकार का सौंदर्य छा जाता है और पाठक के मस्तिष्क पर वो अपना जो प्रभाव है वो व्यापक रूप में डाल देता है। तो यहाँ पर ये साहित्य के तत्व, ये जो पाठ है या इसका जो भी विवेचन विश्लेषण है, ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैंने काफ़ी सहज सरल शब्दों में मैंने प्रस्तुत विवेचन को छात्रों के सम्मुख मैंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया हुआ है। मुझे लगता है कि सारा विवेचन विश्लेषण छात्रों के समझ में आया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। नमस्ते।